1971 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को उतारा और वहां के करीब 4 लोग औरतों और बच्चों को मरवा डाला। जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को लगा कि उनकी जान नहीं बचेगी तो वहाँ की सरकार ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना लगा दी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को एक तरह से हरा दिया। जब पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत उन पर कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया अमेरिका में और अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति था जिसका नाम था रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा जिनमें परमाणु हथियार थे। एक पूरा का पूरा बेड़ा लाकर जो हमारा समुद्री एरिया है भारत का वहाँ पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। उस समय इंदिरा गांधी ने फ़ोन किया रूस को और रूस ने अपनी मित्रता निभाते हुए अपने जहाजी बेड़ों को भारत में भेजा और रूस का जहाजी बेड़ा आकर बिल्कुल अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। मजबूरी में अमेरिका को भारत से पीछे हटना पड़ा और इसको लेकर भारत से बहुत नाराज़ हुआ अमेरिका और पाकिस्तान ये भी युद्ध हार गया। जब पाकिस्तान युद्ध हार गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उस शब्द कहे थे वो मैं बताता हूँ। आउटलुक मैगजीन में उन्होंने लिखवाया कि इंदिरा गांधी इज़ अ बिच एंड इंडियन आर द बास्टर्ड। इंदिरा गांधी एक कुतिया है और भारतीय बास्टर्ड है। ये शब्द थे उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल सोशल एनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सोच रहे होंगे इतिहास क्यों बताता हूँ, क्योंकि आज इतिहास ने खुद को दोहराया है। वो अमेरिका जिसने भारत के लिए बास्टर्ड शब्द का प्रयोग किया था वही अमेरिका कल भारत से इस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि वो रूस के विपक्ष में वोटिंग करे। उसने कई बार 20 बार भारत से कोशिश की कि वो रूस के विपक्ष में वोटिंग करे। भारत ने साफ मना कर दिया कि वो रूस के विपक्ष में वोटिंग नहीं कर सकता। मजबूर होकर उसने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस जो विपक्ष में वोटिंग के लिए जो लैंग्वेज है वो ख़राब है तो हम लैंग्वेज भी बदलने को तैयार है, लेकिन आप बोलें विपक्ष में। पहले जो लैंग्वेज थी उसमें लिखा गया था कि हम कंडेम करते हैं, कंडेम शब्द का इस्तेमाल किया गया। भारत के लिए रेजोल्यूशन चेंज किया गया और कहा गया कि अगर आप कंडेम शब्द नहीं कहना चाहते तो आप डिप्लोर शब्द ही कह दीजिए, यानी कह दीजिए कि हमें दुख है, इतना ही कह दीजिए। लेकिन भारत नहीं माना और भारत ने रूस के विपक्ष में वोटिंग नहीं की। कल जो यूएनएससी की बैठक हुई, यूएनएससी की बैठक में 15 देशों ने हिस्सा लिया। 15 देश इसके मेंबर थे उस समय। 15 देशों ने हिस्सा लिया, यानी कि 5 जो अस्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबरों ने वोटिंग की। 15 में से 11 देशों ने रूस के विपक्ष में वोटिंग की और 3 देश ऐसे रहे जिन्होंने मीटिंग को अब्सटेन कर दिया। अब्सटेन का मतलब छोड़ दिया, ना तो पक्ष में वोटिंग की ना विपक्ष में वोटिंग की। ये 3 देश थे भारत, चाइना और यूएई, और चौथा देश तो खुद ही रूस था। यानी कि 11 देशों ने, 15 में से 11 देशों ने रूस के विपक्ष में बोला और 3 देश ऐसे रहे जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अमेरिका पहले वाले भारत की बात करता था जब वो अपनी बात को मनवा लेता था, लेकिन भारत ने मानने से इनकार कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि रूस को पावर मिल गई, क्योंकि उसके विपक्ष में जो बड़ी एशिया की महाशक्तियाँ थी, चाइना और भारत, वो उसके विरोध में नहीं गई। इससे अमेरिका काफ़ी गुस्सा भी है। अब इससे हो क्या सकता है? रूस के पक्ष में जाने और रूस के विपक्ष में जाने से क्या नुकसान है? अगर हम रूस की तरफ जाते हैं, याद रखें हम रूस की तरफ गए नहीं, हमने मीटिंग को छोड़ दिया है। ना हम रूस के खिलाफ हैं ना ही रूस के पक्ष में हैं। अगर भारत रूस के पक्ष में जाता है तो कई कारण हो सकते हैं। दुनिया से भारत को आइसोलेट किया जा सकता है, जिससे होगा ये कि हो सकता है दुनिया के बहुत सारे देश गुस्सा होकर भारत से अपने रिश्तों को तोड़ दे। दूसरा ये हो सकता है कि भारत पर अमेरिका सैंक्शन लगा दे, जैसे कि बहुत सारे सैंक्शन उसने रूस पर लगाए हैं, वैसे ही व्यापार के मामले में अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा सकता है। या कल को ये हो सकता है जब भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो तो दुनिया ये कहकर भारत को अलग थलग कर दे कि जब यूक्रेन को आपकी ज़रूरत थी तो आप यूक्रेन के पक्ष में नहीं बोले। लेकिन क्या भारत को यूक्रेन के पक्ष में बोलना चाहिए? तो इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहले तो याद रखें कि कोई भी देश की जियोपॉलिटिक्स में हम इमोशनली कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इमोशनली फैसला लेने से किसी भी देश के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दुनिया के अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जियोपॉलिटिक्स और फ्यूचर को देख कर लिए जाते हैं, क्योंकि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा रहा है और उसने हमारी हमेशा मदद की है। वहीं यूक्रेन मैक्सिमम मामलों में हमेशा भारत का विरोधी रहा है।
जैसे यूक्रेन ने हाल ही में कुछ समय पहले पाकिस्तान, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, उसको T-80 नामक 650 मिलियन के टैंक भेजे थे, जो कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है। उसी ने 1998 में जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया तो UNSC यानी सिक्योरिटी काउंसिल में उसने भारत के खिलाफ वोटिंग की थी। जो यूक्रेन आज चाहता है कि हम उसके पक्ष में वोटिंग करें, उसने हमारे विपक्ष में वोटिंग की। जब पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर यूनाइटेड नेशन में अपने रेजुलेशन को उसने पास करवाया, तब भी यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, न कि भारत का साथ दिया था। अभी गलवान में जो हमला हुआ था, गलवान के मामले में भी यूक्रेन ने भारत का किसी भी तरह से साथ नहीं दिया। तो क्या भारत को इस मामले में यूक्रेन पे साथ देना चाहिए? देखिए, मानवता के नाते भारत का भी मानना है और रूस का भी मानना है, सबका मानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन रूस जो यूक्रेन को लेकर रूस की जो टेंशन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक लाजमी है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाता है तो इससे अमेरिका को पूरा मौका मिल जाएगा रास्ते बंद करे। रसिया के जो रास्ते हैं काला सागर के माध्यम से, जो रास्ते हैं रूस में, वो सब बंद कर दिए जाएंगे और रूस ये कभी नहीं चाहेगा। रूस ने साफ साफ कहा है कि हम यूक्रेन को कब्जाना नहीं चाहते हैं। यूक्रेन जैसा है वैसा ही फ्री रहेगा। हम केवल और केवल यूक्रेन को ये कहना चाहते हैं कि हम इसको डीमिलिटराइज करेंगे। डीमिलिटराइज का मतलब ये है कि यहाँ पर इस देश के अंदर मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ की मिलिट्री अब रूस जो है वहाँ की मिलिट्री को कंट्रोल करेगा। इस वीडियो को बनाने से 15 मिनट पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान आया और उन्होंने भारत से फिर से गुहार लगाई है कि भारत किसी न किसी तरह से पुतिन से बात करे और युद्ध को रुकवा दे। उन्होंने बताया राजधानी के अंदर चारों तरफ 1 लाख सैनिक उतार दिए हैं, जो लोगों को वहां पर दहशत में रख दिया है या मारने पर लगे हुए हैं। रूस ने चेचन्या जिहादियों को भी यूक्रेन में उतार दिया है। चेचन्या जिहादी, इनका एक अलग चैप्टर है, एक तरह के जिहादी हैं चेचन्या जिहादी। इनको लिस्ट दी गई है कि आपको किन किन को यूक्रेन के अंदर जाके चुन चुन के मारना है, बड़े बड़े अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, किन किन को मारना है। ये काम दिया गया है चेचन्या जिहादियों को। और यूक्रेन ने बताया है कि रूस ने एक्टिव कर दिया है मदर ऑफ ऑल बम्स को। मदर ऑफ ऑल बम जो है 2007 में इसे रूस ने बनाया था। ये इतना खतरनाक बम है, ये परमाणु बम तो नहीं है लेकिन इतना खतरनाक है और इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ ये फटता है कि इसकी क्षमता यह है कि किसी भी चीज़ को ये भाप में बदल सकता है, किसी भी चीज़ को भाप में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि ये लोहे को भी भाप में पिघला सकता है। इतना ताकतवर बम है, जिससे यूक्रेन की टेंशन्स और बढ़ती जा रही हैं और रूस लगता नहीं कि अभी रुकने वाला है जब तक कि वो पूरी तरह से यूक्रेन को कब्जा ना ले। तो जानते हैं क्या कि जो यूक्रेन की सेना थी हमेशा इतनी ही कमज़ोर थी? नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि 1993 तक यूक्रेन की सेना दुनिया में तीसरे नंबर पर आया करती थी। 1993 तक हुआ क्या कि 1993 के बाद एक संधि साइन करवाई गई जिसका नाम था NPT संधि, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इस संधि में जो 5 बड़े देश थे जो UNSC के अंदर परमानेंट सदस्य हैं, उन लोगों ने छोटे देशों से कहा कि आप लोग आज से परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। भारत और चाइना ने उस समय इस पर साइन करने से मना कर दिया, लेकिन यूक्रेन पर अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने दबाव बनाया, कहा कि आप इस संधि को साइन करिए। और 1993 में यूक्रेन ने इस संधि को साइन कर लिया और इस संधि को साइन करने के बाद उस समय यूक्रेन के पास 5000 परमाणु बम बनाए थे। याद रखें कि भारत के पास आज भी केवल 261 परमाणु बम हैं, वहीं 1993 में यूक्रेन के पास 5000 परमाणु बम थे और उन परमाणु बमों को उसने रूस को दे दिया और उसने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं है। आज वही रूस उन पर परमाणु हथियारों को भी इस्तेमाल करने वाला है। ये सोचने की बात है कि जिस यूक्रेन ने परमाणु हथियार दान कर दिया, अगर वो दान ना दिया होता तो आज शायद ऐसी सिचुएशंस नहीं आती। तो आज की जो जानकारियाँ रही मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे उम्मीद है कि आप इसको चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं, क्या भारत को इंटरफेयर करना चाहिए? क्या दुनिया जिस तरह से और यूक्रेन जिस तरह से मदद मांग रहा है भारतीयों की, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।